हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों क्या SN1 SN2 का बचा हुआ पार्ट। लास्ट क्लास में मैंने SN1 SN2 रिएक्शन डिस्कस किया और साथ में आपको बताया कि काइनेटिक्स का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। अब नेक्स्ट बाकी बातें करना चाहते हैं तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखिए कैसे करना है आपको ये बात। अब हम लोग इस बात को फिर से उठाते हैं, तो देखिए किस तरह से हम लोग इस बात को उठा सकते हैं। इसको जरा देखें आप लोग, एक मिनट यार बच्चों। हाँ, तो अब जरा देखिए, एक तरफ हमारा क्या चल रहा था SN1 और एक तरफ हमारा क्या चल रहा था SN2। उसी बात को हम लोग आगे ले चलते हैं, ठीक है। तो एक तरफ मैंने डाल दिया SN1 रिएक्शन और एक तरफ प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या लिख दिया, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन ऐसे। अब जरा आप बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कहां तक पहुंचाया था। तो हम लोगों ने लास्ट हेडिंग डिस्कस की थी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बाद अब क्या, तो जरा देखो अब क्या, देखिए पॉइंट है इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। अब बात आती है कि ये लीविंग ग्रुप क्या होता है, इस बात को पहले डिस्कस किया जाए, बाद में हम उसका इफेक्ट चेक करेंगे। पहले ये तो पता चले लीविंग ग्रुप होता क्या है। तो देखो नेक्स्ट नंबर की हेडिंग दोनों में सेम जाएगी, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लीविंग ग्रुप को क्या किया जाए, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप किस पर क्या क्या पड़ेगा, इस बात का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जरा देखो इसको कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। अब जरा देखो यार, हमारी SN1 रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन ऐसे है ना, ये अल्काइल हैलाइड है और ये लीव हो गया और कार्बोकैटायन आ गया, फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और क्या बन गया, ये, यही तो है SN1। अब यदि हम SN2 की बात करें तो हमारी SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन ये अल्काइल हैलाइड है, इस पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये काम दोनों एक साथ हुए कुछ इस तरह से, और फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐसे बन गया, ऐसे। अब दोनों ही सिचुएशन में ये वाला बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ रहा है, दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है प्यारे बच्चों ब्रेक करना पड़ रहा है। देखो ये वाला बॉन्ड, ये देखो और ये देखो, दोनों ही सिचुएशन में इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ रहा है। जब दोनों ही सिचुएशन में हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा और अच्छी खींच देते हैं, ये देखिए। अब दोनों ही सिचुएशन में जब हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है तो इसका मतलब दोनों में लीविंग ग्रुप चाहिए। लीविंग ग्रुप क्या है, लीविंग ग्रुप ये होता है, इसको प्यारे बच्चों हम लोग लीविंग ग्रुप बोलते हैं, जो पूरी रिएक्शन में क्या हो जाता है, लीव हो जाता है, जो पूरी रिएक्शन में लीव हो जाता है। जब रिएक्शन हो रही होती है तो वो बाहर निकल जाता है, तो निकल कौन रहा है बाहर, एक्स, तो एक्स को हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं। अब जरा ये बात बताइएगा कि यदि ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, है कि नहीं। इसका मतलब दोनों में चाहिए क्या, पहला पॉइंट गुड लीविंग ग्रुप, दोनों में रिक्वायरमेंट है गुड लीविंग ग्रुप की। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी तेज रिएक्शन होगी। देखो ये पहला पॉइंट है, गौर समझिएगा, ये पहला पॉइंट है जो दोनों में सेम चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप SN2 में भी चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप SN1 में भी चाहिए, जबकि अभी तक सारे पॉइंट सेम नहीं चल रहे थे, यहां पर पॉइंट सेम हुआ है। क्यों, गुड लिविंग ग्रुप SN1 में भी चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप SN2 में भी चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि दोनों को ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों को ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना, और जिस स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वही वाला स्टेप क्या है, RDS है। जिस स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वही वाला स्टेप RDS है। यदि वो RDS ना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जिस स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो स्टेप कौन सा है, RDS है। तो RDS स्टेप होने की वजह से दोनों में गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बात तो ठीक है कि दोनों में गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, मगर सर ये तो बताओ लिविंग ग्रुप पहचाने कैसे जाएंगे कि गुड कौन है पुअर कौन है कि नहीं। तो जरा आप गौर से इनके बारे में समझो। अब हम इनके कुछ रूल लिखाते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है, कि क्या क्या रूल है। रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1, पहला न्यूट्रल
molecules are good living group, good living ग्रुप। यदि कहीं न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो वो हमेशा गुड लिविंग ग्रुप होगा। यदि न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो, जैसे आप लोगों ने देखा है कि जैसे ये अल्कोहल है इस तरह से, यदि अल्कोहल में प्रोटॉन डाल दें तो ये इस तरह से हो जाता है, इस तरह से। अब बताओ, अब यदि इससे ये निकाला जाए तो ये कैसा लिविंग ग्रुप आएगा, चेक करो। वाटर निकल गया, अब वाटर कैसा है, न्यूट्रल है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा, तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जो न्यूट्रल हो, है कि नहीं। गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, और लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी किसके बराबर है, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग आयन। ये जो लीव कर रहे हो एक्स निगेटिव, इसकी स्टेबिलिटी की, एक्स निगेटिव जितना स्टेबल होगा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा होगा। तो भैया न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो स्टेबल होते ही हैं, इसीलिए पहला रूल है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर गुड लिविंग ग्रुप। यदि कहीं न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो वो हमेशा एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 2 जरा समझो। रूल नंबर 2 यहां लिख देता हूं, डाउन द ग्रुप लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीजेस, मतलब डाउन द ग्रुप लीविंग ग्रुप अच्छा होता चला जाएगा। मतलब ये हुआ OH निगेटिव से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SH निगेटिव, SH निगेटिव से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SEH निगेटिव। ये पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, और ये सब गुड लिविंग ग्रुप है। ये देखो, तो बात समझ पाए। डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया था रेजोनेंस में, कि डाउन द ग्रुप जो होता है आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल में घूम जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रूल नंबर 1, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे गुड लिविंग ग्रुप होंगे। रूल नंबर 2, डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, मतलब डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है, मतलब लिविंग ग्रुप अच्छा होता चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जरा समझो। इसको जरा देखिए, इधर हमारा क्या है SN1, इधर हमारा क्या है SN2। इससे आपको यह पता चलेगा कि पैरेलल में कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, SN1। अब रूल नंबर देखो, अभी इसी रूल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। इधर एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे ये देखो एक और एग्जांपल। यदि मैं पूछूं कहीं से F निकल रहा है, ठीक है, फिर Cl निकल रहा है, फिर Br निकल रहा है, फिर I निकल रहा है, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा? ये हमारे गुड लिविंग ग्रुप है, और ये हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। ऊपर वाले जो सेकंड पीरियड के होते हैं ना, वो जो होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट F निगेटिव, OH निगेटिव, NH2 निगेटिव, ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है। जैसे जैसे नीचे जाओगे लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती जाएगी। तो जरा ये देखो, I निगेटिव क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है? क्यों? नीचे जाने पर लिविंग टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कैसे करना है? क्या हुआ? पहला, न्यूट्रल मॉलिक्यूल गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है। और एक बात और, जैसे इसी में हम ये पूछे कि इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, अमोनिया बेटर लिविंग ग्रुप है या PS3 बेटर लिविंग ग्रुप है, तो किसको बताओगे? PS3 को बताओ। ठीक है। रूल नंबर 3, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। वीक बेस जो होंगे वो ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। ठीक है, वीक बेस जो होंगे ये ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। या फिर इसको ऐसे कर दो, लिविंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ
लीविंग आयन, जो भी आप आयन या मॉलिक्यूल लीव करा रहे हो उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे अब क्या है, अब हम लोग पकड़ तो पाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप के नहीं लिखे हैं। जैसे एक लिविंग ग्रुप ये है और एक लिविंग ग्रुप ये है, बताओ बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? अब इसमें क्या रूल नंबर 1 लगेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर बेस्ट लिविंग ग्रुप, ऐसा लग सकता है? नहीं, क्यों? ये न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती, क्या ये रूल लगेगा? नहीं, ये डाउन द ग्रुप है ही नहीं, दोनों ऑक्सीजन है। तो फिर कैसे निकालें? इसका रूल तो पढ़ाया ही नहीं आपने, तो हम कैसे निकालेंगे इस रूल से कि लीविंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग आयन। अब इनकी स्टेबिलिटी निकालो। तो जरा मेरे दोस्त, इनकी स्टेबिलिटी यदि हम निकालते हैं तो जरा देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CF3। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब यदि मेरे से कोई कहता है कि लीविंग टेंडेंसी लगाओ तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा? बी। किससे? ए से। ए से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? बी। क्यों? क्योंकि बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। कैसे स्टेबिलिटी ज्यादा, ये पहचान पा रहे हो ना? क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। चार्ज कम क्यों हो रहा है? क्योंकि CF3 जो प्यारे बच्चों है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है CS3। ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम तो लिविंग टेंडेंसी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा तो लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है। इसी तरह से आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो, इसको चेक कर लो जरा और बताएं कि इसके हिसाब से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा। देखिए, ये एक ग्रुप लगा है, ये देखो, ये कैसा लिविंग ग्रुप है? ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना सारा रेजोनेंस है, इतना सारा रेजोनेंस है तो इसको क्या कहेंगे? गुड लिविंग ग्रुप कहेंगे। तो अब जरा देखो, ऐसे लिविंग ग्रुप का कुछ शॉर्टकट नाम भी होता है, तो बच्चे कभी कभी इन शॉर्टकट नामों में फंस जाते हैं, है ना? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है OTS। क्यों? क्योंकि बोलते हैं सल्फोनेट है, ठीक है, पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनेट, तो उसको बोलते हैं OTS, टॉसलेट। तो ये इतना पार्ट लगाओ, ये इतना लिखो, बात एक ही है। इसी तरह इसको बोलते हैं OTF, ये इसका शॉर्टकट नेम है। एक मिनट, ऐसे। तो कभी कभी ऐसा लगा होगा तो तुम पकड़ नहीं पाओगे कि ये लिविंग ग्रुप कैसे है। जैसे मैंने ये लगाया, गौर समझिएगा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूं। OTF इसको कहते हैं, OTS इसको कहते हैं, ठीक है? तो कभी कभी वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने ये लिखा है, ठीक, और हमने ये लगाया, ठीक है ना, कि ये लगाओ। फिर मैंने कहा ये, इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है। अरेंज, एक मिनट, अरेंज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2। SN2 रिएक्शन के लिए रेट लगाओ। तो बताओ कैसे लगाओगे? यदि हमने सिर्फ एल्काइल हैलाइड लिखा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल सेम है, सॉल्वेंट सेम है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? लिविंग ग्रुप। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा क्या होगा? रेट होगा। तो इसका मतलब R2 ग्रेटर देन R1, R2 ग्रेटर देन R1। R2 का रेट ज्यादा होगा R1 से। क्यों? क्योंकि उसका लिविंग ग्रुप अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका लिविंग ग्रुप अच्छा है, ठीक है? तो लिविंग ग्रुप के बारे में समझ गए कि लिविंग ग्रुप दोनों में कैसा इफेक्ट डालता है। दोनों के लिए हमें बेस्ट लिविंग ग्रुप चाहिए, ठीक है? बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? बेस्ट लिविंग ग्रुप वो होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो लीव करने के बाद। वो कौन? डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है,
लेफ्ट टू राइट लीविंग टेंडेंसी बढ़ती है, और नहीं तो स्टेबिलिटी ऑफ लीविंग आयन जितनी ज्यादा लीविंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा। इनको जरा ध्यान रखिएगा कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कभी कभी इस जगह पे बच्चों को फंसा दिया जाता है, ठीक है ना, तो तुम समझ जाना किसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब क्या है, ये सब हमारे गुड लिविंग ग्रुप है, अच्छे लिविंग ग्रुप में माने जाते हैं। ऐसे इतनी बात हो गई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो चलो पहले तो लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, फिर बातें कर लेते हैं। अब जरा देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, इधर क्या है SN1, इधर क्या है SN2। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करोगे। SN1 इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप हो गया, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, काइनेटिक्स हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो जरा देखो दोस्त, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। इसमें भी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। और ये SN1 रिएक्शन। अब हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो जरा गौर से अब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पर फोकस करिएगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चलेगी। ठीक, जरा SN1 रिएक्शन को बताओ। तो बच्चों ने कहा सर SN1 रिएक्शन ऐसे होती है, ऐसे, फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये क्या है कार्बोकैटायन, ये क्या है प्यारे बच्चों कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन कैसा होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बोकैटायन ऐसा है, तो इस पर इधर से भी अटैक हो सकता है और इस पर पीछे से भी अटैक हो सकता है, क्योंकि वो प्लेनर है ऐसे। तो प्लेनर है तो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। भाई कार्बोकैटायन ये है, ये देखो कार्बोकैटायन ऐसा होता है, ये कार्बोकैटायन है ऐसे, ये। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये इस तरह से अटैक भी कर सकता है, इस तरह से भी अटैक कर सकता है। और दोनों की फिजिबिलिटी क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि वो फ्लैट है। तो जितना इधर से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है उतना ही इधर से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ साइड अटैक इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ साइड अटैक इज पॉसिबल, मतलब दोनों तरफ से आप अटैक कर सकते हो। एक को फ्रंट बोला जाता है, एक को बैक बोला जाता है। फ्रंट और बैक दोनों टाइप से अटैक पॉसिबल है, क्योंकि वो फ्लैट है ऐसे। तो इधर से अटैक कर लो चाहे इधर से अटैक कर लो, और खूब प्लस चार्ज है। अब जरा ये बात इधर लाते हैं, इसी बात को इधर करते हैं। इधर क्या था, ये ऐसे था, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा था। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक होगा जरा देखो, और ये बनता था ऐसे। अब जरा मेरे दोस्त SN2 की कंडीशन को समझना। SN2 कुछ ऐसा लिखा हुआ है RX, और ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये भाई कैसा है, ये कार्बन हमारा sp3 है। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, ये देखो। अब टेट्राहेड्रल होने की वजह से हर जगह पे अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ बल्कनेस है, और फ्रंट में तो ये खुद लगा हुआ है। यदि अच्छे से देखो तो फ्रंट में ये खुद लगा हुआ है, ये देखो ये फ्रंट है, ये खुद लगा हुआ है। तो अब ये क्या करता है, ये सिर्फ बैक से ही अटैक कर पाता है ऐसे, क्योंकि यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। फ्रंट में क्या है, खुद इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे, रिपल। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, बैक अटैक ही पॉसिबल होता है। तो गौर समझिए पॉइंट नंबर, दोनों में डिफरेंस, ओनली बैक अटैक पॉसिबल।
बात समझ पाए? सिर्फ बैक अटैक पॉसिबल होता है, ये कुछ ऐसा होता है इस तरह से। तो अब ये ऐसे लगा हुआ है ग्रुप ऐसे, और यहां पर बल्क है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बैक से आके ऐसे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक से आके ऐसे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बल्कनेस होती है, कहां? यहां पे खुद लीविंग ग्रुप लगा है, और लीविंग ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो वो रिपल करते हैं, तो वो सिर्फ बैक से जाके अटैक करता है। तो जरा डिफरेंस समझना, SN1 में दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, बैक और फ्रंट दोनों, और SN2 में सिर्फ बैक अटैक पॉसिबल है, फ्रंट से अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रंट पे खुद लीविंग ग्रुप लगा है। फ्रंट पे खुद कौन लगा है? लीविंग ग्रुप लगा है। इस वजह से वो सिर्फ बैक से अटैक करता है, क्योंकि बैक पे थोड़ा बहुत उसको पास टू चार्ज दिखता है जाके, तो वो बैक से अटैक करना प्रीफर करता है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, डिफरेंशिएट हो गया, SN1 में दोनों अटैक, SN2 में एक अटैक, देखो डिफरेंशिएट हो गया। अब गौर से समझिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसी बात को, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा SN1 है और ये हमारा SN2 है, और ये हमारी लाइन है ऐसे। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो इस कार्बन को हम कायरल कर देते हैं, इस कार्बन को हम क्या कर देते हैं? कायरल। ये देखो इस तरह से, गौर से देखिए, हमने इसको कायरल कर दिया, एक मिनट, ये गया एंड ये गया, हमने इसको लिख दिया C2H5 और यहां लिख दिया बेंजीन PH। ये कार्बन अब कायरल है। अब SN1 होना है, तो ये कैसा हो गया? फ्लैट हो गया भाई। क्या हो गया? कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो कार्बोकैटायन में ये फ्लैट हो गया ऐसे। ये देखो, अब गौर समझिए, इसका एक अपना नाम था, क्या नाम था? चेक करो, नंबर डाल के चेक करो, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर डालना सिखाया है, RS नॉमेनक्लेचर कराया था मैंने आइसोमरिज्म में। अब जरा बताओ, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा इसलिए 1 कर दिया, फिर यहां PH मतलब बेंजीन रिंग के पास सबसे ज्यादा कार्बन है इसलिए 2, फिर इसके पास कार्बन है 3, फिर ये 4। अब 1 से 2 की ओर जाओ ऐसे, जब 1 से 2 की ओर जा रहे हो तो कैसा क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। 4th नंबर कहां है? वर्टिकल, तो ये क्या होगा? R। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, 4th नंबर वर्टिकल है, सॉरी S, तो क्या होगा? S। ये देखो, अब ये फ्लैट हो गया। अब फ्लैट हो गया तो फ्रंट से भी अटैक पड़ेगा, बैक से भी अटैक पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? जब फ्रंट और बैक दोनों से अटैक पड़ेगा तो ये एक ऐसा हो सकता है भाई, जब फ्रंट से अटैक हुआ तो फ्रंट वाला हटा और फ्रंट पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। सपोज करो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या था? ये ऐसे, और ये ऐसे आ गया। ये क्या है? फ्रंट अटैक का प्रोडक्ट है, फ्रंट अटैक प्रोडक्ट ऐसे। और प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा ये, इधर लिख देता हूं, ये देखो, ये क्या है? ये बैक अटैक का प्रोडक्ट है, बैक अटैक प्रोडक्ट। मतलब गौर समझिएगा भाई, जब फ्रंट अटैक हुआ तो फ्रंट को फ्रंट से रिप्लेस कर दिया, बैक अटैक हुआ तो बैक पे आ जाएगा, है कि नहीं? जब न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा तो बैक पे आ जाएगा, जब फ्रंट पे अटैक करेगा तो फ्रंट पे आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? तो देखो, जैसे ये S है तो ये क्या आएगा? ये S आएगा और ये R आएगा। सॉरी बच्चे, ये क्या आएगा? ये S आएगा, ये R। तो अब जरा बताओ, S और R एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो ये क्या मिल गया? इसको बोलते हैं रैस्विक मिक्सचर या इनांसियोमर्स पेयर मिलेंगे, या फिर कह दो रैस्मिक मिक्सचर मिलेगा। गौर समझिएगा, थोड़ा सा टफ है स्टीरियोकेमिस्ट्री भाई। देखो, इसमें दोनों तरह के अटैक पॉसिबल है ना। एक मिनट, ये देखो, फ्रंट अटैक का मतलब हुआ फ्रंट हटाया, फ्रंट में लगाया। बैक अटैक का मतलब हुआ बैक हटाया, बैक में लगाया। तो जब तुम फ्रंट हटाओगे फ्रंट में लगाओगे तो ये, जब तुम बैक हटाओगे
और बैक में लगाओगे तो ये बैक हटाना तो है नहीं, तो पलट जाएगा। अब ये यदि एस था तो फ्रंट से फ्रंट हटाया तो ऐसे ही आएगा, और बैक हटाया तो आर हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर चला जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो आर और एस दोनों आ गए। जब आर एस दोनों आते हैं तो उसको बोलते हैं इनांसियोमर्स पेयर। क्यों? क्योंकि वो और उसका मिरर इमेज दोनों सोल्यूशन में है, और इसी को बोला जाता है रैस्पिंग मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में क्या मिलता है? रैस्पिंग मिक्सचर मिलता है। बैक अटैक का भी प्रोडक्ट होगा, फ्रंट अटैक का भी प्रोडक्ट होगा, मगर स्टीरियोकेमिस्ट्री तभी काम आएगी जब कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन नहीं है तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस बात है ये सब कैसी है? मीनिंगलेस बात है यदि कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन होगा तभी इनके फिगर अलग अलग पता चलेंगे। और तो इसका मतलब क्या हुआ? SN1 में क्या मिलता है? रैस्पिंग मिक्सचर। क्यों? ये और ये। अब जरा SN2 में आ जाओ यार दोस्त। SN2 में क्या है? SN2 कुछ ऐसा है, इसी मॉलिक्यूल पे हम SN2 करा देते हैं। ये देखो, यदि हम इसी मॉलिक्यूल पे SN2 कराएं, हमारे पास क्या था ये, अब मैंने इस पे SN2 करा दी, तो SN2 क्या करता है? सिर्फ बैक अटैक करता है। बैक अटैक करेगा तो ये आ जाएगा, ये क्या था? S, ये क्या मिलेगा? R। S R की मिरर इमेज होता है ना, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, जैसे देखो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इसको वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। पहले तो मैं इसको लिख दूं, इन्वर्जन, वेल्डन इन्वर्जन, साइंटिस्ट का नाम भी। वेल्डन इन्वर्जन। वेल्डन इन्वर्जन का मतलब क्या है जरा समझो। आप छाता लगाते हो ना ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल छाता था ऐसे। अब देखते हो बहुत तेज बारिश होती है, बरसात होती है, और साथ साथ में क्या होता है? पानी आता है, तो क्या होता है? छाता उल्टा खुल जाता है। ये जो ऐसे था ये पलट के ऐसे हो जाता है, इसी को बोलते हैं वेल्डन इन्वर्जन। तो वेल्डन इन्वर्जन ये है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। खुला हुआ छाता था, इस तरह से पकड़ो, खुला हुआ छाता, ठीक है। अब बारिश आई, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया, मतलब ये ऐसे खुल गया, उल्टा खुल गया ऐसे, इसको नाम दिया जाता है वेल्डन इन्वर्जन। ऐसे होता है, एक मिनट, हाँ देखो मॉलिक्यूल ऐसे है, अटैक पड़ने पर मॉलिक्यूल ऐसा आ जाता है। पहले ऐसे था, अटैक पड़ने पर ऐसा आ जाता है, इसको कहते हैं वेल्डन इन्वर्जन। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं, मार्कर कहां चला गया, निकाल लेता हूं पेन, है ना। देखो बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक छाता है इस तरह से, देखिएगा, मजाक मत उड़ाना कि सर का छाता कैसा बना है। ये देखो, ये एक छाता है ऐसे, ठीक। जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है, ठीक है, बैक अटैक है, तो छाता भी उल्टा बनाए पहले यार। ये देखो, ये छाता था, ये ऐसे छाता था, ठीक है, देखिएगा ऐसे छाता था, ये छाता था। अब इसने बैक अटैक मारा ये, तो जब बैक अटैक मारा तो ये ऐसे खुल जाएगा, देखिए अब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ये इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ये देखो, इस पर क्या लगा था? इस पर हमारा Br लगा था, अब ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ये कहा जाता है, उल्टा खुल जाता है। अब इसी चीज को, ये जो ऐसे था ये, अब जब उधर गया तो ये पलट गया इस तरह से, इसी का नाम होता है वेल्डन इन्वर्जन। तो इसमें इन्वर्जन होता है, मतलब कंप्लीट अपोजिट नॉमेनक्लेचर आता है। आर था, एस आएगा, और इसमें दोनों आते हैं, आर एस दोनों आ रहे हैं, ये देखो। तो समझ पाए, डिफरेंशिएट हुआ स्टीरियोकेमिस्ट्री में। इसमें रैस्पिंग मिक्सचर मिलता है, इसमें क्या मिलता है? कंप्लीट इन्वर्जन मिलता है। इसमें रैस्पिंग मिक्सचर मिलता है, इसमें इन्वर्जन मिलता है, मतलब जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट मिलता है। मगर ये सब बातें तभी पॉसिबल है जब कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन नहीं है तो ये हेडिंग मीनिंगलेस है, कायरल कार्बन नहीं है तो ये हेडिंग मीनिंगलेस है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आपके पास क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है तो वो फ्लैट होता है, तो दोनों तरफ से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, और दोनों तरफ अटैक होता है, रैस्पिंग मिक्सचर मिलता है।
ये SN2 रिएक्शन है, ये कुछ इस तरह से होता है, तो फ्रंट से अटैक नहीं हो पाता क्योंकि फ्रंट पे हमारा ये X लगा है। X जो होता है खुद इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो वो बैक से आके ऐसे अटैक करता है, बैक से आके ऐसे अटैक करता है। इस वजह से सिर्फ इसमें बैक अटैक पॉसिबल है, और बैक अटैक पॉसिबल होने के साथ साथ ये सिर्फ एक ही फिगर में बनाता है जिसको कहते हैं इन्वर्जन। तो ये कंप्लीट इन्वर्जन करता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद अब जरा हेडिंग देख लो, और क्या हेडिंग है। एक तरफ हमारा SN1 प्यारे बच्चों, और एक तरफ हमारा SN2। अब जरा देखो यार, बातों को समझिएगा। एक तरफ आपको SN1 बताई, एक तरफ SN2 बताया, है ना। अब बचा क्या जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया। सॉल्वेंट के बारे में कर लिया, लिविंग ग्रुप के बारे में कर लिया आपने, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है उसके बारे में कर लिया। क्या हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया? इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट मतलब R, ये कैसा होना चाहिए? इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट मतलब R, एल्काइल ग्रुप। भाई ये भी तो है, अटैक इसी पर तो हो रहा है। आप अटैक किस पे करा रहे हो? R पे ही तो करा रहे हो। ये देखो, ये R है, ये X है, ये ऐसे हुआ, और आपने इसी पर तो अटैक कराया है न्यूक्लियोफाइल का। यहां पर भी देखो, ये X है, इसी पर तो आप अटैक करा रहे हो, तो इसका स्ट्रक्चर भी तो मायने रखता होगा कि कैसा हो, है कि नहीं। तो अब जरा देखो, इसमें क्या बनता है? कार्बोकैटायन। जब इसमें मेरे दोस्त कार्बोकैटायन बनता है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो गौर से समझो, कार्बोकैटायन बनता है तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, रेट उतना ज्यादा होगा और रिएक्शन उतनी तेजी से होगी। तो यहां क्या फेवर करेगा? यहां पर बल्कि कार्बो एल्काइल ग्रुप फेवर करेगा रिएक्शन को, और साथ साथ में रेजोनेंस हो तो और फेवर करेगा। यहां पर किसको फेवर करेगा? बल्कि ग्रुप हो। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन बनना है ना, यह वाला स्टेप RDS है। तो R कैसा होना चाहिए? तो ये क्या कहते हैं? R बल्कि हो ग्रुप हो एंड रेजोनेंस हो, तो ये और अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहां कार्बोकैटायन बनना है। अब यहां चेक करो, ये स्टेप RDS है। अब यहां क्या कार्बोकैटायन बनना है? नहीं बनना है। तो जब यहां कार्बोकैटायन नहीं बनना, तो ये कहते हैं कि हमें तो ऐसे अटैक करना है, इस पर थोड़ी अटैक करना है, इनको तो इस पर अटैक करना है, इस पर। तो ये फ्रंट और बैक अटैक दोनों हो जाता है। इनका अटैक इस पर है और यहां पर हमारे पास लिविंग ग्रुप, तो ये बैक से अटैक करते हैं। और यदि तुमने बैक पर भी हिंड्रेंस कर दिया तो ये अटैक कैसे कर पाएंगे? तो ये कहते हैं कि भैया एल्काइल ग्रुप जो हो वो स्मॉल हो, स्मॉल ग्रुप हो। कौन? एल्काइल ग्रुप। इनका कहना ये, इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। ये कहते हैं कि टर्सरी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी वाला रिएक्टिव है, फिर प्राइमरी वाला रिएक्टिव है, और फिर मिथाइल रिएक्टिव है, सिर्फ मिथाइल। ऐसे क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है। मगर ये जस्ट उल्टा बताते हैं। उल्टा क्यों बताते हैं? क्योंकि यहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, यहां फिजिबिलिटी ऑफ अटैक देखना है कि किस पर आसानी से अटैक हो सकता है। तो यार जब बैक में हिंड्रेंस कम होगा तो मेरे दोस्त आसानी से अटैक हो पाएगा। ये देखो, इनका कहना है कि बैक में हिंड्रेंस कम होगा तो हम आसानी से अटैक कर पाएंगे। तो ये एक साइन उल्टे लग गए हैं, इसको जरा साइन चेंज कर दें, है ना, ऐसे। ये देखो, इनका कहना है कि यदि बैक पे आपने हिंड्रेंस कर दिया कुछ इस तरह से, देखो इनका कहना है ये कि यदि आप यार बैक में ऐसे कर दोगे तो हम अटैक कैसे करेंगे। आपने ये लगा दिया, अब ये इस तरह का हिंड्रर है, ये एक बल्कि ग्रुप हुआ, ये एक बल्कि ग्रुप हुआ, ये एक बल्कि ग्रुप हुआ। तो अब न्यूक्लियोफाइल बेचारा कैसे अटैक करे जाके? जगह ही नहीं है।
तो फिर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, जगह ही नहीं है। इसलिए इनका कहना उल्टा है, इनका कहना है कि जितना स्मॉल अल्काइल ग्रुप होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, और इनका क्या कहना है कि जितना बल्कि होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। ये देखो, अब इस जगह पे एक नोट डालता हूं, दोनों में ध्यान रखिए, वो नोट दोनों में काम करता है, किसी एक में नहीं, दोनों में काम करता है। कैसे काम करता है तो देखो अभी मैं बताता हूं, अगले पेज पे चले। अब जरा देखिए, नोट, नोट क्या है, इसको गौर से समझिएगा कि नोट क्या है। बेंजीन, एक मिनट प्यारे बच्चों, देखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि हैलोजन अटैच है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, यदि ब्रिज हेड पर हैलोजन अटैच है, ये ब्रिज हेड है, ये देखो, यदि इन दो सिचुएशन में हैलोजन अटैच है तो ना तो वो SN1 को फेवर करता है ना SN2 को फेवर करता है, ना तो इसमें SN1 होती है और ना इसमें SN2 रिएक्शन होती है। यदि ब्रिज हेड पर हैलोजन है और डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हैलोजन है, ऐसा ऐसा इसलिए कहा जाता है, जरा बात को समझिएगा। यदि सिचुएशन ये है तो इसके पास डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ऐसे, और जब डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये देखो इस तरह से, तो यार ये लीव नहीं हो पाता है, ये लीव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्सली डबल बॉन्ड आ गया रेजोनेंस के थ्रू, पार्सली डबल बॉन्ड। अब पार्सली डबल बॉन्ड होने की वजह से इसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, इतनी एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी लाओगे कहां से? इस वजह से इस तरह का हैलोजन अटैच होगा तो SN1 SN2 नहीं होगी। इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये कार्बोकैटायन बनता है ब्रिज के हेड पे, देखो ब्रिज हेड कहते हैं किसको, ये भी बता दो, जैसे ये रिंग है, अब इस रिंग को बाईसाइक्लिक कौन सी लाइन कर रही है, ये लाइन कर रही है, इन दोनों के बीच में ब्रिज बन गया ना, तो ये ब्रिज हेड है। अब ब्रिज हेड पर जो कार्बोकैटायन बनता है वो प्यारे बच्चों अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है कार्बोकैटायन। इस वजह से ब्रिज हेड पर भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज हेड पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। मतलब SN1 SN2 रिएक्शन कहां कहां नहीं करोगे, यहां नहीं करोगे, यहां नहीं करोगे। मतलब क्या हुआ, यदि मैं बोलूं कि क्लोरोबेंजीन में SN1 SN2 हो जाएगी तो तुम कहोगे नहीं, लीस्ट पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि पार्सली डबल बॉन्ड है। इसी तरह से मैं पूछूं क्या विनाइल में हो जाएगी, तो आप कहोगे नहीं, ये भी लीस्ट पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी डबल बॉन्ड है। इसी तरह से मैं पूछूं क्या इसमें हो जाएगी, तो नहीं, इसमें भी लीस्ट पॉसिबिलिटी है क्योंकि ब्रिज हेड है। तो ये सब SN1 SN2 रिएक्शन को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है SN1 और SN2 होने की। ठीक, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। और आगे कैसे ले चलते हैं, जरा मेरी बातों को गौर से समझिएगा। जब SN1 और SN2 रिएक्शन होती है तो किस जगह पे SN1 को डोमिनेट कराना है, किस जगह पे SN2 को डोमिनेट कराना है, यह भी पूछा जाता है। मतलब कंपेयर ऑफ SN1 एंड SN2 फेवर। कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, कौन SN1 को ज्यादा फेवर करता है, कौन SN2 को ज्यादा फेवर करता है। तो जरा इस बात को समझिए। ठीक है, इधर क्या है, इधर है मॉलिक्यूल, इधर SN1, इधर
SN2। ठीक है, कैसे करते हैं जरा इस सिचुएशन को आप पकड़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या चीज है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, यदि कोई कहता है कि यार ये प्राइमरी मिथाइल हेलोजन है, तो मिथाइल हेलोजन किसको फेवर करेगा? SN2 के थ्रू रिएक्शन करना फेवर करेगा कि SN1 के? तो बल्कनेस है नहीं, तो कार्बोकैटायन बनेगा नहीं बनेगा, इसका तो कार्बोकैटायन बन ही नहीं सकता, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये किसको फेवर करेगा? SN2। यहां पे SN1 नहीं होगी, यहां पे SN2 होगी, वो भी कैसा? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मतलब 100% अप्रॉक्स क्या हो रहा होगा? SN2 हो रहा होगा ऐसी सिचुएशन में। तो ये पूछा जाता है। अब मैंने इसको क्या कर दिया? एक कार्बन और बढ़ा दिए। तो जब मेरे दोस्त आपने एक कार्बन और बढ़ाया तो भी ये किसको फेवर कर रहा होगा? इसको। वो भी कैसा? एक्सीलेंट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन में तो SN1 ही फेवर होगा ना, SN2 का फेवर थोड़ी होगा। SN2 का फेवर होगा ना, SN1 का थोड़ी होगा। अब ये आ गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन में ये भी होगी, ये भी होगी, दोनों होंगे। डोमिनेशन मोस्टली इसका होता है, मोस्टली लिखा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यही डोमिनेट करेगा, ये भी कर सकता है। यदि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बहुत बल्की है, उसमें कॉन्जुगेशन है, तो फिर ये डोमिनेट करेगा। हम नॉर्मल कर रहे हैं, इनमें कहीं कॉन्जुगेशन नहीं है, ध्यान रखना। तो ये भी कर सकता है, मतलब वो SN1 पाथ भी यूज कर सकता है, SN2 पाथ भी यूज कर सकता है, दोनों रिएक्शन देगा। मगर डोमिनेशन मोस्टली लिखा है, फिर बार बार पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, उसको हार्ड एंड फास्ट रूल बना देते हो। मोस्टली डोमिनेशन किसका होगा? SN2 का होगा। मगर यदि बहुत बल्कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ले लिया तो SN1 का भी डोमिनेशन हो सकता है। चलो डोमिनेशन टर्म हटा देता हूं, नहीं तो फिर तुम लोग क्या है ना, जब पढ़ोगे तो पूछोगे। दोनों करेगा। इसमें से अच्छा कौन होगा? वो डोमिनेट करता है कि सेकेंडरी अल्काइल हाइड कैसा है। मिनिमम कार्बन का सेकेंडरी अल्काइल हाइड है, SN2 डोमिनेशन होगा। बल्कि सेकेंडरी अल्काइल हाइड है, SN1 डोमिनेशन होगा। अब ये यदि कहीं पर ये है तो जरा इसके लिए देखो, ये हमारा होगा गुड, ये बस यस या ना के बराबर। ये बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, तुम इसमें एक्सीलेंट भी छाप सकते हो, है ना, बहुत तेजी से रिएक्शन होगी। ये देखो गुड, और बस ये कर रहा होगा, इसमें लीस्ट सिचुएशन है, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, मतलब इसका डोमिनेशन होगा। इसका क्या होगा? डोमिनेशन होगा ऐसे। अब बात आती है यहां पर 5 नंबर। ये थोड़ा पकड़ने वाली बात है, यहां पर बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। यदि इसकी बात आए तो SN1 भी करेगा, SN2 भी करेगा, मगर ध्यान रखिएगा डोमिनेशन जो है SN2 का होगा। ऐसे किस पर? विनाइल एलाइल सिचुएशन पर। मगर जरा गौर से इसी के बाद देखो, मैं इसी जगह पे लिख रहा हूं जैसे आपको समझ में आए। यदि इसमें कहीं पर भी एक ब्रांच लग गई, यदि इसमें कहीं पर भी एक ब्रांच लग गई ऐसे, तो फिर ध्यान रखिएगा ये भी करेगा, ये भी करेगा, मगर डोमिनेशन इसका होगा। ब्रांच एलाइलिक सिचुएशन में SN1 का डोमिनेशन होता है, यदि ब्रांच नहीं है तो फिर SN2 का डोमिनेशन होता है। ध्यान रखिए, ब्रांच एलाइलिक कंडीशन पे, ब्रांच एलाइलिक कंडीशन पे SN1 डोमिनेशन, और ब्रांच नहीं है तो SN2 का डोमिनेशन होगा। ठीक है, ब्रांच नहीं है तो SN2 का डोमिनेशन होगा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए आप लोग। और इधर क्या है हमारा मॉलिक्यूल, ये है SN1, ये है SN2 और ये है मॉलिक्यूल। भाई SN1 भी करेगा, SN2 भी करेगा, मगर डोमिनेशन बच्चा कैसे पकड़ेगा, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो जरा देखो, अब आ गया हमारा क्या, बेंजाइल।
ये देखो, ये क्या है, SN1 भी करेगा, क्या करेगा, SN2 भी करेगा, मगर डोमिनेशन किसका है, SN2 का। अब गौर समझिए, यहां पर भी वही सिचुएशन है। यहां पर क्या है, यदि कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कार्बोकैटायन को और स्टेबलाइज कर रहा है, तो फिर SN1 का डोमिनेशन होता है। इफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच्ड विद बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, तो ये भी देगा, मगर डोमिनेशन किसका होगा, SN1 का होगा, मगर डोमिनेशन फिर किसका होगा, SN1 का होगा। यदि इसमें तुमने कहीं पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा दिया तो वो कार्बोकैटायन को और स्टेबलाइज करता है, तो फिर SN1 का डोमिनेशन लगता है। 9 नंबर। अब जरा गौर समझो, यदि कहीं पर ऐसी सिचुएशन है वेयर Z इक्वल टू ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह के एटम है, ये देखो, तो किसका डोमिनेशन होगा, एक्सीलेंट यील्ड होता है, डोमिनेशन नहीं है, एक्सीलेंट यील्ड होता है, और ये ना के बराबर, यस, पुअर, बहुत पुअर यील्ड होगा, ये एक्सीलेंट यील्ड होगा, तो तुम समझिएगा इसका डोमिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने कहा सर एग्जाम्पल दे दो, तो ये देखो, जैसे पूछा जाए इस पर बताओ, जैसे पूछा जाए इस पर बताओ, SN1 होगी कि SN2 का डोमिनेशन होगा, तो ये सब SN1 डोमिनेशन केस है, बहुत फास्ट SN1 होती है, इनके कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होते हैं, एक्सीलेंट यील्ड होती है। अब जरा देखिए, बात समझ पा रहे हो, इस पर क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें SN1 डोमिनेशन रिएक्शन होगी, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें SN2 डोमिनेशन रिएक्शन होगी, तुम पकड़ोगे कैसे, इस टेबल से ही पकड़ोगे, ठीक है। अब देखो 10th नंबर, यदि कहीं पर बीटा कीटो हैलाइड हो, ये देखो, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, तो बीटा कीटो हैलाइड वो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीटा कीटो हैलाइड है, ये SN1 है और ये SN2। बीटा कीटो हैलाइड जो होते हैं वो SN2 डोमिनेशन करते हैं, इसकी यील्ड बहुत पुअर होगी और ये एक्सीलेंट यील्ड होगी, ये देखो ऐसे, तो बीटा कीटो हैलाइड SN2 डोमिनेशन करेंगे। अब तुम इस टेबल का मतलब समझ पाए होगे, देखो शुरुआत से टेबल पे फोकस करो, नंबर 1 से, ये SN1 भी देता है, जैसे सेकेंडरी अल्काइल लाइड है वो SN1 भी देगा, SN2 भी देगा, प्राइमरी अल्काइल लाइड है SN1 भी दे रहा है, SN2 भी दे रहा है, टर्सरी अल्काइल लाइड है SN1 भी दे रहा है, SN2 भी दे रहा है, तो डोमिनेशन किसका है, तो ये डोमिनेशन की टेबल है, कब कब कौन कौन डोमिनेट करेगा ये पता होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम करेंगे कैसे, तो मैंने सारी सिचुएशन लिख दी है, जैसे आप आसानी से इस बात को निकाल पाए, गौर से ध्यान दे लीजिए अब, ठीक है, कब कब क्या है ध्यान रखिएगा। यदि एलाइलिक सिचुएशन है तो SN2 डोमिनेशन है, मगर एलाइलिक सिचुएशन में ब्रांच आ गई तो SN1 डोमिनेशन है। इसी तरह से बेंजाइल सिचुएशन है तो SN2 डोमिनेशन है, मगर बेंजाइल सिचुएशन में ब्रांच आ गई या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आ गए तो फिर SN1 डोमिनेशन होगी, ठीक है। और यदि कहीं पर इस तरह की सिचुएशन है, बीटा पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो SN1 डोमिनेशन है, मगर यही बीटा पर कीटो है तो SN2 डोमिनेशन है, तो SN2 डोमिनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब एक आध क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये देखो, सेलेक्ट द अल्काइल हैलाइड in which SN2
रिएक्शन डोमिनेट। ऑप्शन दे दिया हमने आपको, एक हमारा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक हमारा है टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ये देखिए प्यारे बच्चों, और एक हमारा है क्या, सेकेंडरी, ये लो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और एक है ऑल। ये देखो, अब SN2 डोमिनेशन किस पर होगा, तो आप जानते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये SN2 डोमिनेशन है, इस टेबल में पढ़ाया है। तो इससे तुम निकाल लोगे कि हाँ यार SN2 डोमिनेशन इनमें होगा, SN2 डोमिनेशन इनमें होगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हम लोग कुछ रिएक्शन को करते हैं कि भाई इससे रिएक्शन कैसे होंगी, इस पर भी डिस्कशन करते हैं। जैसे ये देखो, हम ये रिएक्शन कराना चाहते हैं, ये देखो, ये Br लगाया और इस पर डाल दिया NaOH। तो अब क्या करोगे, तुम सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। ये कैसा है, प्राइमरी है, और प्राइमरी है तो क्या करोगे, SN1 मेथड से करो, SN2 मेथड से करोगे। ये देखो, SN2 मेथड से कर दिया। SN2 मेथड से क्या कर दिया, Br को OH से रिप्लेस कर दिया, Br को OH से रिप्लेस कर दिया। अब बताइएगा क्या क्या बनेगा किस किस रिएक्शन में। ठीक है, देखो हम ये एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं ऐसे, अब हम इसकी कुछ रिएक्शन करा रहे हैं। आप बताओ क्या क्या बनना चाहिए। ये देखो, आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है कि आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। बताते जाइएगा, हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, किस तरह से SN1 हो, किस तरह से SN2 हो। देखो गौर से बातों को समझिए। अब क्या है, एल्काइल हैलाइड, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, सोडियम या OH, OH। तो OH क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसमें कौन है न्यूक्लियोफाइल, OCH3, OCH3 क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ऐसे। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, SH, SH इसको क्या करेगा, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन क्या करेगा, इसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, NO2, NO2 इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब जरा यहां से गौर से बात को समझो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब आपने RX की रिएक्शन NaNO2 से कराई तो ये ऐसा था, इस तरह से, इसका मतलब ये ऐसा था, ध्यान दीजिएगा। तो एक मिनट, ध्यान दो, ये इसकी रिएक्शन आपने AgNO2 से कराई, तो Ag क्या करता है, कोवेलेंट करेक्टर रखता है। कोवेलेंट करेक्टर रखने की वजह से जब AgNO2 रिएक्शन करेगा तब प्रोडक्ट क्या आएगा, और जब NaNO2 रिएक्शन करेगा तब प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका जरा ध्यान रखना है। NaNO2 रिएक्शन करेगा तो RnO2 आएगा, मगर NaNO2 की जगह यदि AgNO2 रिएक्शन करता है तो ये आएगा, कौन, ये देखो। तब हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, इसका इसके साथ कोवेलेंट करेक्टर होता है, तो फिर ऑक्सीजन अटैक करता है, और ऑक्सीजन अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये देखो। तो जरा गौर से ध्यान रखिएगा, यदि ये सिल्वर के साथ लगा है तो NO2 नहीं आएगा, ONO आएगा। इसी तरह से KCN के साथ लगा है तो भाई न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN, मगर इसी तरह से इसके साथ लगा है तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, NC। कैसे, क्योंकि सिल्वर ऐसे होता है, सिल्वर के पास कोवेलेंट करेक्टर बहुत होता है, ये बात है, हाई कोवेलेंट करेक्टर। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जब कोवेलेंट करेक्टर हाई होगा तो इस C पर माइनस थोड़ी आ पाएगा, और जब इस C पर माइनस नहीं आएगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह N काम करेगा, तो N अटैक करेगा तो N अटैच होगा ना R से,
भाई अटैक करने वाला रेजेंट कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाओगे ना अल्काइल ग्रुप के साथ, ये देखो। तो केसीएन कर रहा है, तो केसीएन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि केसीएन ऐसे ब्रेक हो रहा है, पानी में गया और ऐसे ब्रेक हो गया, ये देखो। इस पर माइनस है तो इसने अटैक किया, अटैक, ये अटैक करता है। मगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है तो नाइट्रोजन को अटैक करना पड़ता है। वही कहां है? AgNO2 के साथ भी है। जब आप NaNO2 ले रहे हो तो NaNO2 तो ऐसे ब्रेक हो रहा है पानी में, ऐसे, तो नाइट्रोजन अटैक कर जाता है। मगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो फिर ऑक्सीजन को अटैक करना पड़ता है। तो ये दो कैरेक्टर जरा ध्यान रखना, जोश जोश में हमसे गलती ना हो जाए। हमें सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है, रिप्लेसमेंट ही करना है, मगर वो रिप्लेसमेंट थोड़ा सा अलग है। जब आप क्या ले रहे हो? सिल्वर ले रहे हो, क्योंकि सिल्वर लेने पर क्या होता है, सिल्वर जिसके साथ बॉन्ड बनाता है उसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से उसके पास माइनस चार्ज कम हो जाता है, और माइनस चार्ज कम हो जाता है तो वो आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। वो आसानी से अटैक नहीं कर पाता है तो फिर दूसरा एटम डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन ही करना है। ये देखो लगातार सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, मगर इन दो रिएक्शनों में मैंने अलग काम किया है। सिल्वर के केस में, तो सिल्वर के केस में ध्यान रखना है अटैक कौन करेगा? कार्बन ना करके नाइट्रोजन करेगा, यहां पर नाइट्रोजन ना करके ऑक्सीजन करेगा। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बना लेता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाता है, तो फिर उसका पड़ोस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ पा रहे हो? तो यार देखो, जो बातें पढ़ाई हैं वो समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? सारा SN1 SN2 आपको मैंने बताया है कि SN1 SN2 में हमको क्या करना है। कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए? अब जरा देखो दो चार रिएक्शन और काम की। एक रिएक्शन होती है क्या? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन किसकी है? जरा इसको समझो। क्या होता है, यदि हमें कहीं एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, हमारा एम क्या है? एल्काइल फ्लोराइड बनाना। ये देखो, हम एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाए? तो किसी बच्चे ने कहा सर आप इतना परेशान क्यों होते हो, इसमें फ्लोरीन डाल दो। तो जब इसमें फ्लोरीन डाल देंगे तो क्या बनेगा? कार्बन ब्लैक फॉर्म होगा, कार्बन ब्लैक। ठीक है, और प्लस हाई एनर्जी, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब क्या है? फ्लोरीन इसको जला दे रहा है, हमें एल्काइल फ्लोराइड बनाना था, ये तो जला के कार्बन ब्लैक फॉर्म कर देता है। मतलब जैसे लकड़ी को जला देते तो ब्लैक कलर आ जाता है ना, वही कार्बन ब्लैक है। फ्लोरीन बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है, इसको क्या कर देता है? बर्न कर देता है, बर्न कर देता है CH4 को। तो यार एल्काइल हैलाइड कहां बना? तो एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाए? तो एल्काइल हैलाइड बनाने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, उसी को बोला जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्योंकि एल्काइल हैलाइड हम हैलोजिनेशन के थ्रू नहीं बना सकते हैं कि एल्केन पकड़ा और डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा दिया, नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हैलोजिनेशन से तो कार्बन ब्लैक आता है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, और इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि उसको जला देती है। उसको क्या कर देती है? जला देती है। तो इसका मतलब हुआ कि आप हैलोजिनेशन के थ्रू एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते हो। तो फिर बनाया कैसे जाए? तब हम एक रिएक्शन यूज करते हैं जिसको स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या करते हैं? हम ऐसे लेते हैं, इसकी जगह क्या क्या हो सकता है हमारा? इसकी जगह हो सकता है ClBrI, और इसमें क्या डालते हैं? इसमें डालते हैं मेटल के फ्लोराइड, जैसे AgF। इस तरह से हम क्या डालते हैं? मेटल फ्लोराइड डालते हैं।
ये देखो, और ऐसे मेटल फ्लोराइड डालते हैं जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा हो, ये देखो ETC। वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बैक से अटैक मारेगा, ये बाहर चला जाएगा। और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्यों एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरे बच्चों इसलिए एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं क्योंकि डायरेक्ट हाइलोजिनेशन से आप नहीं बना सकते। तो जब डायरेक्ट हाइलोजिनेशन से नहीं बना सकते हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन हमें ध्यान देनी रहती है ये। अब इसके आगे चलते हैं, एक और, अब देखो फ्लिंकस्टीन, एक रिएक्शन होती है, वो किसकी, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। ये क्या है, जरा इसको समझो। आपने क्या किया, ये हैलोजन लिया, इसमें आयोडीन डाल दिया, तो यार ये बन गया एल्काइल आयोडाइड हाइलोजिनेशन के थ्रू। हमें अलग से एक स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन तो पढ़ाया था ना मैंने, तो हमने वहां ब्रोमिनेशन किया, क्लोरीनेशन किया, वहां फ्लोरिनेशन नहीं किया और ना आयोडोनेशन किया। फ्लोरिनेशन क्यों नहीं किया, अभी पीछे बता दिया, वो कार्बन ब्लैक बना देता है। आयोडोनेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो जनरेट हो रहा है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये फर्दर एल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देता है, तो ये क्या करता है, फर्दर एल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देता है। तो रिएक्शन कहां पे आ जाती है, इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है इस तरह से। तो यार हमें तो एल्काइल हैलाइड मेजर अमाउंट में चाहिए ना। अब यदि मेजर अमाउंट में एल्काइल हैलाइड चाहिए तो हम कैसे बनाएं, इस रिएक्शन के थ्रू तो हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एल्काइल हैलाइड इक्विलिब्रियम पे बनता है। इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराने के लिए हम इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्विलिब्रियम shifted forward direction in presence of oxidizing एजेंट, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम मिलाते हैं HNO3। HNO3 मिलाते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम आगे चला जाता है, मगर ये एक सफिशिएंट रिएक्शन नहीं है। इस वजह से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन भी हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो जब एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन भी हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो किस तरह से करते हैं, तो देखो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हम किस तरह से करते हैं। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन फिर हम प्यारे बच्चों इस तरह से करते हैं, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसमें डाल देते हैं कौन, ये देखो, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट, X की जगह क्या ले सकते हो, ClBr, ये इनको रिप्लेस कर देता है इस तरह से, ऐसे, और ये हमारा इजिली एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाता है। ये तो यदि हमें कहीं एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करना होता है तो हम इस मेथड से नहीं करते हैं, क्योंकि इस मेथड में क्या है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रहती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, फिर भी ईल्ड बहुत अच्छी नहीं मिलती है। तो हम एक नया मेथड यूज करते हैं जिसको फ्लिंकस्टीन रिएक्शन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, जैसे वो स्वार्ट्ज रिएक्शन थी तो साइंटिस्ट को रिगार्ड देने के लिए इसको बोलते हैं फ्लिंकस्टीन रिएक्शन।
और इसमें क्या करते हैं, RX लेते हैं और NaI डाल देते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, NaI KI ऐसा कुछ एसीटोन की प्रेजेंस में। तो वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता है, बैक से अटैक मार के बाहर कर देता है और ये बना देता है। तो आयोडीन का फॉर्मेशन फ्लिंकस्टीन रिएक्शन है और फ्लोरीन का फॉर्मेशन मतलब एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन किसका फॉर्मेशन है, एल्काइल का फॉर्मेशन है। स्वार्ट्स रिएक्शन किसका फॉर्मेशन है मेरे दोस्त, एल्काइल का, एल्काइल फ्लोराइड का। और एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कौन है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कौन है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। ये देखिए, तो ये दो रिएक्शन हमारे पास और थी जिनको हमें पढ़ना था और अच्छे से बातों को समझना था। अब देखो SN1 SN2 कर दी, SN1 SN2 की प्रॉपर्टी बता दी। अब हमारे पास बात आती है क्या, अब हमारे पास बात आती है एल्काइल हैलाइड बनाया कैसे जाए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाद में बताए जा रहे हैं, बाकी चीजें पहले बताई गई हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब SN1 SN2 के क्वेश्चन आपको थोड़े से करने हैं कि हाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे किए जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे करके दो। तो 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है, फिर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चलते हैं। जैसे देखो, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, जरा आप बताइएगा कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। डरना नहीं है बस कि पता चला डर गए, और डर गए तो समझ लेना फिर यार। आप बस मेरी बातों को ध्यान रखिए कि हाँ यार हम इस चीज को करें कैसे, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अब जरा देखो यार, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आपके लिए डाल रहे हैं 1 ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या, NaOH। अब बताओ रिएक्शन कैसे हो। हमारे पास 2 हैलोजन है, एक Br है एक Cl है, किसको रिप्लेस करें। मैं 2 रिएक्शन एक साथ लिखता हूं जैसे इस बात को आप आसानी से समझ सके, और सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बताओ, अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, ये। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी एक को रिप्लेस किया जा सकता है, तो किसको रिप्लेस करोगे, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। भाई रिप्लेस कौन होगा, इफ मोर देन 1 लिविंग ग्रुप प्रेजेंट इन ए एल्काइल हैलाइड, है ना, किसको रिमूव करोगे, देन रिमूव बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो किसको रिमूव किया जाएगा, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। अब बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, Br, Cl और Br में Br बेस्ट लिविंग ग्रुप है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप लिविंग टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज करती है ऐसे। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, Br। तो आप आंसर क्या बना दोगे, Br को रिप्लेस कर दोगे ऐसे, आंसर ये आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इस जगह पे एक और नोट है, जरा ध्यान रखिए, इसी के आगे लिख रहा हूं, बट हैलोजन अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन देन अदर लिविंग ग्रुप रिमूव, बट बेस्ट लिविंग ग्रुप, देखो, बट बेस्ट लिविंग ग्रुप अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन देन, ठीक है, देन ये क्या लिखा है, रिमूव, देन ये क्या लिखा है, अदर होगा यार, देन अदर लिविंग ग्रुप रिमूव। जरा यहां पर चेक करो, लिविंग ग्रुप ये वाला अच्छा है, अच्छे से पकड़िएगा।
मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, और डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो सारे बच्चों को पता है कि ये कैसा हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। और पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। हम किसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, जबकि ये बेस्ट लीविंग ग्रुप नहीं है। मगर मेरे दोस्त ये वाला लीव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो जरा होश में काम करिएगा, जोश में नहीं। आपको साफ साफ अभी पीछे लिख के दिया है, ये देखो, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो वो SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देता है। अब वही काम जब इस क्वेश्चन में आया तो तुमने क्या किया, जोश में बस लीविंग ग्रुप को चेक किया कि बेटर लीविंग ग्रुप कौन है, Br को हटा दिया OS से। तो जब देखो यहां पे Br OS से हट रहा है, मगर यहां पे नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि बेस्ट लिविंग ग्रुप Br है, Br को हटाना है, ये कंपल्सन है। मगर मेरे दोस्त आपने जो ये वाली सिचुएशन बनाई है उसमें तो SN1 SN2 होती ही नहीं है, तो फिर Cl ही जाएगा ना। तो जरा ध्यान रखिएगा, जो उसमें मत रहिएगा कि हाँ बस खटाखट खटाखट हटाते चले जा रहा है। देखते जाइएगा क्या क्या सिचुएशन है। इतना सारा जो पढ़ा रहा हूं सिचुएशन बेस्ड है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि हाइड्रोजन अटैच है तो वो हटेगा नहीं, चाहे वो जैसा लिविंग ग्रुप हो। फिर हमें दूसरा ही हटाना पड़ेगा, और यदि दोनों ऐसे हैं, अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन को मैं फिर चेंज करता हूं, यदि ऐसे लिखा हो, ये देखो ये Cl है, ये Br है, अब आपको हटाना है तो किसको हटाओगे, तो आप क्या करोगे, बेस्ट लिविंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, इसको हटा दोगे ऐसे। हम बेस्ट लिविंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट को क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मेरे दोस्त फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है Br इजीली ब्रेक हो जाएगा। दोनों रिएक्शन में कैसा होना चाहिए लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तो गुड लिविंग ग्रुप के हिसाब से निकाल दिया, ऐसे रिप्लेस करा दिया गुड लिविंग ग्रुप के हिसाब से। मगर कभी कभी वो क्वेश्चन को फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे बच्चा क्या करे, गुड लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करा दे और आंसर गलत हो जाए। तो ध्यान रखना जरा, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो वो SN1 SN2 नहीं देता है, तो वो नहीं करेगा रिएक्शन। अब जरा देखिए और बातों को बताता हूं, जैसे आपको इन बातों पर ध्यान रहे, कब कब क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए, अब जरा देखो यार, ये एक मॉलिक्यूल है ऐसे। अब यदि हम इसमें वाटर डालते हैं तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, अब ये कैसे रिएक्शन करेगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था जीओसी में ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो जब ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है तो ये किस मेथड से रिएक्शन करेगा, SN1 मेथड से, ऐसा आया। अब ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी करता है, रेजोनेंस भी करता है ऐसे, तो ये रिंग खुल जाती है ऐसे। मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग खुल जाएगी, रिंग के बगल में यदि कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग खुल जाएगी। ये देखो रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, रिंग खुल गई है। अच्छा, इस जगह पे एक बात मेरे को किसी बच्चे ने पूछी थी मैसेज के थ्रू, ठीक है, टेलीग्राम पे, अब मैं बता देता हूं। किसी बच्चे ने पूछा था, सर आप रिंग को खोल क्यों रहे हो, आप शिफ्टिंग क्यों नहीं करा रहे हो, ऐसे ऐसे। जब आप शिफ्टिंग करा दोगे तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन तो गया, आप बार बार रिंग को एक्सपेंड क्यों करते हो यदि रिंग के बगल में प्लस चार्ज आ जाता है। तो मैंने कहा यार बच्चे ने बात तो बिल्कुल सही पूछी है कि नहीं, लॉजिकल बात पूछ रहा है ना यार बेचारा, बच्चे ने कितनी अच्छी बात पूछी है। सोचो, मैं बताना भूल गया था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा हुआ किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि सर रिंग के पास डबल बॉन्ड है तो आप रिंग को एक्सपेंड क्यों करते हो, आप क्या करो शिफ्टिंग करा दो। तो जरा देखो यार, शिफ्टिंग कराने से प्रॉब्लम क्या आती है, ये कैसा है sp2, sp2 का मतलब एंगल कितना हुआ 120, जबकि यहां का एंगल कितना है 60। तो ये दिखने में टर्सरी कार्बोकैटायन हो सकता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो सकता है, मगर इनमें क्या होता है, हाईली रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। हाईली रिंग स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं।
दिखने में लग रहा है कि ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, मगर ये हाईली अनस्टेबल है। इसलिए जब भी रिंग के बगल में कार्बोकैटायन बनता है तो हम प्रीफर करते हैं रिंग को एक्सपेंड कराना। हम प्रीफर करते हैं क्या? रिंग को एक्सपेंड कराना। तो हमने रिंग को एक्सपेंड कर दिया इस तरह से। अब जब रिंग एक्सपेंड हो गई तो एक और पॉसिबिलिटी है यहां पर, ये ऐसे शिफ्ट हो जाए तो ये इस तरह का रेजोनेंस करता है। 3 पॉसिबिलिटी आती है। अब इन तीनों पर OH लगेगा, एक पे नहीं, इन तीनों पर OH लगेगा। इस सिचुएशन में OH लगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा भाई? जितने कार्बोकैटायन बनेंगे उतने ही टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। इस सिचुएशन पे लगा तो क्या आएगा, और इस सिचुएशन पे लगा तो क्या आएगा? तो इतने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। ऐसे मेजर प्रोडक्ट ये वाला, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है, अलग तरह का रेजोनेंस करके। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब मैंने दिया है, वहां पर शायद नहीं दे पाया था, उस टाइम बीमार था तो मैं देख ही नहीं पाया, बस उसका क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था तो मुझे अभी याद आ गया तो मैंने बता दिया। तो ये देखो यार, इस तरह से चल रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो देखो, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो देखो जरा, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एडिशन ऑफ HBr इन एल्कीन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। पीछे मैंने एल्कीन के एडिशन में HBr का एडिशन पढ़ाया हुआ है। तो जब प्यारे बच्चों मैंने HBr का एडिशन पढ़ा दिया है तो यहां नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम भी कम है, ऊपर से और भी बाकी हैं। तो ये एक बार पढ़ा ही चुका हूं, फिर से पढ़ाऊं, वही बात तो फायदा क्या है। तो आप वहां से रिवाइज करिए, मैं लिखता जा रहा हूं। दूसरा जो नहीं पढ़ाया होगा वो पढ़ाऊंगा, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ, ब्रोमिनेशन इन एलाइलिक पोजीशन, ब्रोमिनेशन इन एलाइलिक पोजीशन। ये देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये पीछे नहीं पढ़ाया गया है, इसको पढ़ाऊंगा। देखो, ब्रोमिनेशन इन एलाइलिक पोजीशन, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं पूरी ऑर्गेनिक में सारी बातें पढ़ा दूंगा। बच्चे क्या करते हैं, बुक देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये बात तो अभी छूटी हुई है, जैसे रिडक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन अभी छूटा हुआ है, फिर ये भी छूटा हुआ है। हम उसको कहां पढ़ाएंगे ये हम जानते हैं, आप बस टेंशन न लो, आप फेथ रखो, आप सिर्फ काम को करते जाओ, आप सिर्फ काम को करते ये जाओ कि जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ो और उसके क्वेश्चन लगाओ। कौन सी चीज कहां इजीली पढ़ा दी जाएगी वो मैं बता दूंगा, जहां पर उसका पढ़ाना ज्यादा अच्छा होगा वहां पे पढ़ा दूंगा। आप उसके लिए परेशान ना हो, बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे, बुक पता नहीं कब कहां क्या लिख देती है, क्योंकि उनको तो सीक्वेंस बैठालना नहीं है, सीक्वेंस हमें बैठालना होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो अब जरा गौर समझिए, जैसे ब्रोमिनेशन इन एलाइलिक पोजीशन यहां पे पढ़ा रहा हूं, एल्कीन एल्काइन में नहीं पढ़ाया, नहीं तो ये एल्कीन में भी पढ़ाया जा सकता था। तो पहले देखो एलाइलिक पोजीशन क्या होती है ये बताता हूं। देखो ये एलाइलिक पोजीशन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन का अर्जेंट कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, और इसी को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। एक मिनट यार, ये एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक कार्बन की पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो पहले एलाइलिक पोजीशन क्या होती है समझ पाए, डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन एलाइलिक पोजीशन होती है। लिख देता हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक पोजीशन होती है या होता है। ये देखो,
डबल बॉन्डेड कार्बन का जो अर्जेंट कार्बन होगा वो एलाइलिक पोजीशन होगा, और वहां पर हमें ब्रोमिनेशन करना है। कैसे होता है जरा देखिए, जैसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक मिनट, ऐसे ये हमारे पास बच्चों एक मॉलिक्यूल है, देखो हमने Br2 का एडिशन कराया है मगर प्रेजेंस ली है NBS की। NBS होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये सेलेक्टिव रेजेंट है, ये सेलेक्टिव रेजेंट है, देखिए सेलेक्टिव रेजेंट फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन। ये देखो, तो ध्यान रखें इस बात को कि ये एक सेलेक्टिव रेजेंट होता है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करना। NBS एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ये क्या करता है, ये एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करता है। एलाइलिक पोजीशन कौन सी है तो जरा बताओ, मैंने क्या लिखी है, एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? डबल बॉन्डेड कार्बन का अर्जेंट कार्बन एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक पोजीशन होती है या होता है। तो अब डबल बॉन्डेड कार्बन का अर्जेंट ये एलाइलिक पोजीशन है, बस इस पर आपको क्या करना है, Br लगा देना है। पहले ये फ्री रेडिकल बनाता है, इस तरह से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ऐसे, और फिर इसी पर क्या करोगे, Br लगा दोगे ऐसे ऐसे, ये आ गया, अब ये अल्काइल हैलाइड बन गया। इसी को क्या कहते हैं, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन इन एलाइलिक पोजीशन बाय NBS। ध्यान रखना एक पॉइंट और कि बनता क्या है, फ्री रेडिकल। इसमें क्या फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फॉर्म, और फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है तो रेजोनेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हम ले चलते हैं, अब जरा देखो यार, एक और क्वेश्चन किया, डरिएगा नहीं, मैंने कहा यार इसके पॉसिबल आंसर बताओ। NBS कराना है, NBS समझ गए ना, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। जब भी कहीं NBS पढ़ा हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वो एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करेगा। तो एलाइलिक पोजीशन कौन कौन सी है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अर्जेंट कार्बन, 1 2, यही दो तो एलाइलिक है, बना दो। आपने पहले फ्री रेडिकल बनाया, पहले फ्री रेडिकल बनाया करो प्यारे बच्चों, क्योंकि फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर सकता है ना, और एक फ्री रेडिकल ये बनाया ऐसे। अब बताओ तो एक बार Br कहां लगा दोगे, यहां लगा दोगे, एक बार Br कहां लगा दोगे, यहां लगा दोगे। अच्छा, क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता था, तो बिल्कुल हो सकता था, ये रेजोनेंस होकर ऐसे भी तो बना सकता था। ये देखो, ये फ्री रेड, एक मिनट के लिए इसका फ्री रेडिकल बना लेता हूं, इसको रफ कर देता हूं। देखो ये फ्री रेडिकल बना था, अब इस फ्री रेडिकल में रेजोनेंस कर दिया, फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड यहां चला गया और ये ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे है। इसका हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहले से टर्सरी है, टर्सरी वाला सेकेंडरी पे थोड़ी जाएगा रेजोनेंस करके, और जाएगा तो लीस्ट स्टेबल होगा, तो ये वाला आया। तो एक बार Br आपने यहां लगा दिया ऐसे, और एक बार Br यहां। चलो पहली बार है तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में प्रोडक्ट बना देते हैं। इस पर Br लगा दिया तो ये प्रोडक्ट आ गया, इस पर Br लगा दिया तो ये प्रोडक्ट आ गया। पॉसिबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेन प्रोडक्ट तो कौन होगा वो आप समझ गए होंगे, मेन प्रोडक्ट ये वाला होगा, और इस पर Br लगा दिया तो ये प्रोडक्ट आ गया ऐसे। अब यदि मेरे से मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो कौन, तो भैया ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन से भी हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में करते हैं, NBS की प्रेजेंस में करते हैं, फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये था जो हम पीछे कर चुके हैं, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, एलाइलिक पोजीशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड कार्बन का अर्जेंट कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, और उसी पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं।
NBS जो होता है एक सेलेक्टिव रेजेंट होता है ब्रोमिनेशन करने के लिए, कहां पर? एलाइलिक पोजीशन पर। फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन होता है वो एलाइलिक पोजीशन पर इस तरह से ब्रोमिनेशन करके एल्काइल हाइड बना देता है। ठीक है, अब जरा देखो यार, अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा इस बात को गौर से समझिएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाई अल्कोहल, इसमें बहुत सारे मेथड है। अब ये देखो अल्कोहल वाले मेथड यहां पढ़ा रहा हूं तो ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ाऊंगा, तो जरा इसको गौर से समझना कैसे कैसे होता है, एक एक करके बताता हूं। रिएक्शन विद फास्फोरस एंड H2, कितनी रिएक्शन हमें बतानी है देखते जाइएगा। फास्फोरस और H2 की प्रेजेंस में, फास्फोरस और H2 की प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, जरा प्यारे बच्चों इस गौर से इस बात को समझो। फास्फोरस और H2 आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं PX3। तो PX3 में इतने तरह के हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। इसमें से ये रिएक्शन नहीं करता अल्कोहल के साथ क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग PF बॉन्ड, तो ये ब्रेक नहीं होता है। बाकी तीन PCl, PBr5, PCl3, PBr5, PI3 रिएक्शन करते हैं अल्कोहल से। कैसे रिएक्शन करते हैं देखो, ये हमारे पास अल्कोहल है, गौर से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब अल्कोहल तो आपने बना लिया, मगर अल्कोहल को जो ये है ये पुअर लीविंग ग्रुप है, पुअर लीविंग ग्रुप, और आपने डाल दिया है क्या? PX3। PX3 मतलब इन तीनों में से कोई एक। जब इन तीनों में से कोई एक डालोगे तो रिएक्शन होनी है, मगर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि OH को रिप्लेस नहीं कराया जा सकता है। OH क्या है? पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है। OH कभी रिप्लेस नहीं होगा, ये तभी रिप्लेस होगा जब इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। जब इसको क्या करो? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। तो ये गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट होता है? पहले इस पर ये अटैक करता है ऐसे, तो जैसे ही इस पर ये अटैक करेगा तो ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये देखो, ये अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये गुड लिविंग ग्रुप है। ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ये गुड लिविंग ग्रुप है। अब ये क्या करता है? यहां से H निकालता है और यहां से X निकालता है और इस तरह से आ जाता है। देखते जाइए, एक मिनट, देखो अब ये जो X निकलता है यही X यहां पर बैक से अटैक मारता है और बनाता है RCl, और ये बनता है जाके H3PO3। एक एक करके सारे रिप्लेस हो जाएंगे। OH क्या होते हैं? X से रिप्लेस होते चले जाते हैं इस तरह से। अब ये क्या हो गया? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ऐसे। तो अल्कोहल जो होता है इसको रिप्लेस करता है, मगर इसकी जरा रिएक्शन की बैलेंसिंग याद रखिएगा, कभी कभी बैलेंसिंग पर क्वेश्चन होता है। ये देखो, तो गौर से समझिएगा, 3 मोल अल्कोहल से 1 मोल PCl3 रिएक्शन करता है और 3 मोल अल्काइल हैलाइड आता है और बनता क्या है? H3PO3। H3PO3 का मतलब हुआ ये ऐसे। अब आप गौर से यदि ध्यान दो तो OH रिप्लेस हो रहा है, Cl आ रहा है, OH रिप्लेस हो रहा है, Cl आ रहा है, मगर OH और Cl ऐसे ही नहीं रिप्लेस हो जाते हैं, ऐसे रिप्लेस होते हैं क्योंकि OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो पहले ये इस पर अटैक करके इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है, अब ये जो Cl जाएगा वो इस पर वो उस पर अटैक करके ये बना देगा इस तरह से, और बार बार एक OH लग गया, फिर एक गया, फिर एक OH लग गया, फिर एक गया, फिर एक OH लग गया, इस तरह से 3 OH आते हैं, तीनों Cl रिप्लेस हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल को क्या करता है? रिएक्शन करता है। 1 मोल PCl3 3 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करके बनाता है अल्काइल हैलाइड, और ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ PCl3 PBr3 PI3 रिएक्शन करते हैं। तो चाहे तो आप ये रेजेंट ले लो और चाहे ये ले लो, बात एक ही है। चाहो तो रेड फास्फोरस ऑब्लिक Br2 ऑब्लिक I2 ऑब्लिक Cl2 लिखो, या आप लिख दो PX3 मतलब PCl3 PBr3 PI3। ठीक है,
बात समझ गए रिएक्शन को कैसे किया है। अब जरा देखो इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं बी पॉइंट। अब जरा बी पॉइंट पे समझो कि बी पॉइंट पे क्या करना है। बी पॉइंट पे हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं इससे। जब इससे रिएक्शन कराते हो तो जरा आप ध्यान रखो कि 4 तरह के हो सकते हैं। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। इसमें से ये रिएक्शन नहीं करता है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सिर्फ रिएक्शन ये दोनों करते हैं। अब ये दोनों कैसे रिएक्शन करते हैं, तो डिट्टो सेम मैकेनिज्म। क्यों, अल्कोहल पुअर लीविंग ग्रुप है, ये देखो अल्कोहल क्या है, पुअर लीविंग ग्रुप है, तो रिप्लेस नहीं होगा। तो पहले ये फास्फोरस पे अटैक करता है क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये क्या है, एक लुईस एसिड है और ये अपना लुईस बेस भी है। तो एसिड बेस रिएक्शन करके इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन गया, ये देखो। तो ये अपना हैलोजन निकाल देता है इस तरह से, ये देखिए गौर समझिएगा ऐसे। और जब ये हैलोजन निकालेगा तो ये H निकाल देगा, तो इस तरह से HCl निकल जाएगा। क्या निकल गया, HCl ऐसे। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे आता है, ये ऐसे रिलीज होता है, तो ये इस तरह का बन जाता है। और ये बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। जब तक गुड लीविंग ग्रुप नहीं मिलेगा तब तक रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। और ये वाला जो Cl रिलीज हुआ है ये क्या करता है, ऐसे अटैक करता है, ये बाहर हो जाता है और बनता क्या है, POCl3। इस तरह से बनता क्या है, POCl3। अटैक किया, बाहर चला गया और बना क्या, POCl3। तो जरा गौर से इसकी रिएक्शन समझो। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, अब आप समझ जाओगे कि मैं क्यों बना रहा था। तो OH को रिप्लेस किया Cl ने और बना क्या, POCl3 और साथ में क्या बना, HCl। तो जरा गौर से इस बात को देखो, 1 मोल PCl5 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है और इसका बाई प्रोडक्ट कौन है, POCl3 है। और जबकि इसका बाई प्रोडक्ट कौन था, H3PO3 था। दोनों अलग अलग रिएक्शन है। इसमें 1 मोल PCl3 3 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करके 3 मोल अल्काइल हैलाइड बना रहा था, और इसमें क्या है, 1 मोल PCl5 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करके 1 मोल अल्काइल हैलाइड बनाता है। क्योंकि ये जो चीज आई है ये स्टेबल होती है, इस वजह से ये रुक जाता है, फर्दर रिएक्शन नहीं करता है। और वहां पर जो आया था कॉम्प्लेक्स, ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स जो आया था ये अनस्टेबल होता है, तो ये फर्दर रिएक्शन करने चला जाता है अल्कोहल से और लास्ट में बनाता क्या है, H3PO3 बनाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट को। PCl5 में पहली बात, ये दोनों तो रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने पे बनाएंगे भी क्या, ये, और साथ में 1 मोल ऐसा। रिएक्शन की मैकेनिज्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मगर इसका रिजल्ट याद रखने की जरूरत है कि 1 मोल PCl5 क्या बनाता है, 1 मोल PCl3 क्या बनाता है। ठीक है, इस बात की जरूरत है। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, एक C पार्ट, ये सब अल्कोहल की रिएक्शन है SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं डार्जन मेथड। ये देखो SOCl2 के साथ भी डिट्टो इसी तरह से रिएक्शन होगी, सेम कॉन्सेप्ट है। ये देखो, आप सभी बच्चों को पता है कि SOCl2 ऐसा है, सबको पता है कि ये पुअर लीविंग ग्रुप है, बाहर नहीं जाएगा। ये बिना, ऐसा नहीं होगा कि कोई अटैक मारे ये बाहर चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है। पहले ये गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है, तो ये सल्फर पे अटैक करेगा और इस तरह से गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ऐसे, ये सिचुएशन आई। अब ये गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। अब जरा देखो, ये ऐसे फ्रंट से अटैक मारता है और ये बाहर चला जाता है, तो ये बनता है RCl प्लस SOCl2 प्लस HCl।
इस चीज को चाहो तो मैं पूरी रिएक्शन करके दिखा देता हूं, शॉर्टकट में ना लिख के फुल रिएक्शन लिख देता हूं। जरा देखो कैसे, ये जब इस पर अटैक करेगा तो दोस्त ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब ये क्या होगा, अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया है, तो पहले तो ये HCl निकाल देगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ये ऐसे आएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ये ऐसे जाएगा और ये फ्रंट से अटैक करेगा इस तरह से, तो ये आ जाता है ऐसा और बनता क्या है SO2। तो फाइनल रिएक्शन क्या हुई, यदि अल्कोहल की रिएक्शन फाइनल पूछी जाए सल्फोनाइल क्लोराइड से कराओगे तो क्या आएगा, ये सल्फोनाइल क्लोराइड है, क्या बनता है, ओ RCl बनता है, SO2 बनता है, HCl बनता है इस तरह से। यहां पर भी देखो 1 मोल दिया है, 1 मोल अल्कोहल है, 1 मोल बनना है। ये जो होता है बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड होता है। किसी ने कहा कैसे, तो उसका रीजन है इसके बाई प्रोडक्ट गैस है, स्किप कर जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट क्या है, गैस है, बाई प्रोडक्ट गैस है, तो हमें सेपरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप स्किप कर जाएंगे। और इस रिएक्शन को कहा जाता है एसएनआई रिएक्शन। एसएनआई रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। मतलब क्या हुआ, गौर समझिएगा, ये स्टीरियो केमिस्ट्री के काम आता है। यदि इस कार्बन का नाम R है तो यहां पर भी जो कार्बन आएगा वो R ही आएगा, बैक से अटैक नहीं होगा, फ्रंट से अटैक होगा, वो ये कह रहा है। इसमें क्या होता है, ये स्पेशल रिएक्शन है, इसमें फ्रंट से अटैक होता है, इसीलिए बोला जाता है एसएनआई। एसएनआई का मतलब क्या हुआ, यदि स्टीरियो केमिस्ट्री लगाई जाए तो, और यदि स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं लगाई जा रही है तो इन सब का कोई मीनिंग नहीं है, आप रिएक्शन करा दो। यदि ये कार्बन स्टीरियो केमिस्ट्री वाला है, SOCl2 से रिएक्शन करोगे तो O जहां से हटा है उसी जगह पे Cl आएगा, फ्रंट से अटैक होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मगर रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, मतलब कॉन्फिगरेशन में चेंज नहीं होगा, इसी को कहते हैं एसएनआई, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है मगर कॉन्फिगरेशन में चेंज नहीं होगा। यदि ये मेरे प्यारे बच्चों S रहा है तो ये ऐसे ही आएगा, वो ये कह रहा है, ऐसा कह रहा है। और वैसे यदि कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है तो सिंपल सी रिएक्शन है, ROH प्लस SOCl2 गिव RCl प्लस SOCl2 प्लस HCl। किया क्या गया है, सिंपल सी वही बात है, Cl ने इसको रिप्लेस कर दिया है। और ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट है कौन, गैस, सारे गैस बाई प्रोडक्ट। अब इसी जगह पे एक नोट डालता हूं, ध्यान रखिएगा, यदि SOCl2 के साथ कहीं पे प्रीडीन ले ली जाए, ये देखो, तो क्या होगा, SOCl2 के साथ यदि प्रीडीन ले ली जाए तो मेरे दोस्त क्या होगा, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होगा। आंसर वही होगा, प्रोडक्ट वही बनेगा। देखो बस अब ये होगा, आपने ये अल्कोहल लिया है, ये अल्कोहल, अब इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ प्रीडीन की प्रेजेंस में, और इसकी रिएक्शन कराई है सिर्फ SOCl2 के साथ। तो अभी तक मैं ये बोल रहा था कि जहां से आप अल्कोहल हटाओगे वहीं पे Cl लगा दोगे यदि स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसको बोलते हैं SNI। और यदि आप प्रीडीन ले लोगे तो क्या होगा, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन नहीं होगा, बैक अटैक होगा, और ये आंसर आएगा। यदि मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूं, गौर समझिएगा मेरी बात, यदि मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूं तो 1 2 3 4,
102 की ओर गए, ये क्लॉकवाइज है और ये हॉरिजॉन्टल है R। होपफुली मैं ये तो समझ के चल सकता हूं ना कि ये तुम पकड़ रहे होगे मैं कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि पीछे पढ़ा चुका हूं। भैया देखो क्लॉकवाइज रोटेशन है 4th नंबर वर्टिकल लाइन पे, क्लॉकवाइज रोटेशन 4th नंबर वर्टिकल लाइन, नाम क्या होगा R। क्लॉकवाइज रोटेशन 4th नंबर वर्टिकल लाइन, नाम क्या होगा R। तो ये देखो, अब यहां पर भी देखो नॉमेनक्लेचर करो, वही नॉमेनक्लेचर आएगा। ये देखो ये R आया, तो जो कॉन्फ़िगरेशन इसका था वही इसका आया, इसीलिए कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रिटेंशन। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रिटेंशन। मगर जब प्रीडीन लेते हैं तो मैकेनिज्म चेंज हो जाती है। अब देखो जरा नाम, अब देखिए कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, नाम क्या आया S। तो प्रीडीन की प्रेजेंस में नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। मगर ये सब तभी पॉसिबल है जब स्टीरियोकेमिस्ट्री हो। स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है तो दोनों आंसर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रीडीन पढ़ा है या प्रीडीन नहीं पढ़ा है। मतलब ये देखो, यदि ये रिएक्शन ऐसे दिए तो आप SOCl2 ऑब्लिक प्रीडीन, ये देखिए, और SOCl2, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम है। ये देखो कोई फर्क नहीं। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए कि जब स्टीरियोकेमिस्ट्री लग रही होगी तब क्वेश्चन में, तो SOCl2 के साथ यदि प्रीडीन है तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। इन्वर्जन का मतलब पलटना। तो जब ये होता है तो क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब अपोजिट फिगर। और जब ये होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम नॉमेनक्लेचर। ये नॉमेनक्लेचर ही है RS, और इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट नॉमेनक्लेचर। ये देखो ऐसा। तो इस बात को आप समझ पा रहे हो कि क्या है ये, कि अपोजिट नॉमेनक्लेचर सेम नॉमेनक्लेचर, मतलब उसका स्टीरियो आइसोमर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर से कंफ्यूजन आ सकता है इसलिए हटा देता हूं। कोई नॉमेनक्लेचर का मतलब वो ना समझ ले IUPAC नेम, IUPAC नेम सेम है ना। नॉमेनक्लेचर इन्वर्जन और रोटेशन का मतलब इससे है, कॉन्फ़िगरेशन से, RS कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन से है, नॉमेनक्लेचर का मतलब वो वाला नॉमेनक्लेचर नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया है कि कुछ दिन बाद रिवाइज करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो कैसे किया जा रहा है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बात समझ पाए, जब भी कहीं अल्कोहल से रिएक्शन हो तो देखो जरा, अल्कोहल से रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, बस तुम्हें इतनी याद रखना है। अल्कोहल से रिएक्शन PCl3 की होगी तो भी अल्काइल हैलाइड बनेगा, PCl5 की होगी तो भी अल्काइल हैलाइड बनेगा, SOCl2 की होगी तो भी अल्काइल हैलाइड बनेगा। डिफरेंस क्या है, PCl3 की होगी तो 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करेगा, PCl5 के केस में 1 मोल 1 मोल से रिएक्शन करेगा, SOCl2 के केस में 1 मोल 1 मोल से रिएक्शन करेगा। रिवाइज कैसे करना है वो बता रहा हूं। और SOCl2 वाला बेस्ट मेथड है क्योंकि उसके बाई प्रोडक्ट गैस है, बस इतनी बात याद रखनी है। क्या, अल्कोहल से रिएक्शन कराई PCl3 की तो भी अल्काइल हैलाइड, PCl5 की तो भी अल्काइल हैलाइड, SOCl2 की तो भी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, बस PCl3 का 1 मोल 3 मोल से करता है, PCl5 का 1 मोल 1 मोल अल्कोहल से करता है, SOCl2 का 1 मोल 1 मोल अल्कोहल से करता है। इसमें से SOCl2 वाले को डार्जन मेथड कहते हैं, ये बेस्ट मेथड है क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट क्या है, गैस है। इसके बाई प्रोडक्ट क्या है, गैस है। इस तरह से चीजों को याद रखोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या रहें, खुश रहें और सदा खुशी रहें। हाँ, सभी बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करते रहें, टाइम आने वाला है तो अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, हाँ, मेरी अपनी तरफ से गारंटी है कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो अब आप लोग तैयार हो जाएं सुपर फास्ट तरीके से पढ़ने के लिए और चीजों को लेने के लिए। वो आज की क्लास से आपको आइडिया लग गया होगा कि वापस आ गया हूं, काफी हद तक मैं ठीक हो चुका हूं, और ठीक हो गया हूं तो अब लेक्चर बड़े भी आएंगे और ज्यादा भी बताया जाएगा। मतलब सारी बातें पहले ही बता रहा था, अभी बता रहा, मगर अब लेक्चर बड़े होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।